हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के हम इस सेशन के अंदर वर्क के टाइप पढ़ेंगे कि वर्क नेगेटिव कैसे हो सकता है, पॉजिटिव कैसे होगा। ठीक है, वर्क डन जीरो कौन सी सिचुएशंस के अंदर हो सकता है। ठीक है, साथ में इसी लेक्चर के अंदर बच्चों हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ पाएंगे। हम ये सीखेंगे कि कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं और हम उनको कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहते हैं। ठीक है, आपके पास में कोई फोर्स की इक्वेशन हो, ठीक है, तो आपको पूछे कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, वो चीज़ भी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजू कुमावत और आप लोग इसी टाइप से बच्चों बने ही रहिएगा। आज के जो हमारा जो लेक्चर है इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से वर्क के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आज के हम बच्चों क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक तो हम बच्चों वर्क के टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वर्क। इसको बच्चों हम ये लिख सकते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, और बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव, ठीक है बच्चों, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने ये बताया था कि वर्क डन होता क्या है और वर्क डन के ऊपर किस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं छोटे मोटे। ठीक है, उस टाइप की भी हमने चीजें की हैं। आज हम उसी वर्क डन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा ये देख लेते हैं कि वर्क को नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कब कब कहा जा सकता है, या कौन सी सिचुएशंस के अंदर ये जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम वर्क के, अगर इसके पॉजिटिव वर्क डन की बात करें, जैसे मान लो अगर मैं इसे कहूं कि आपके पास में जो वर्क डन है बच्चों, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बच्चों क्या, एक तो बच्चों पॉजिटिव हो सकता है, ये दूसरा बच्चों ये नेगेटिव हो सकता है, और एक कंडीशन और है कि ये जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, ऐसे जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव वर्क डन कब होगा ये हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर पॉजिटिव वर्क डन होगा और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर नेगेटिव होगा, और जीरो वर्क डन वाला केस कौन सा होगा। ठीक है, तो बस वही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर पॉजिटिव वर्क डन की बात करें तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि इससे पहले बच्चों हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ के रखा है। वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड बच्चों वर्क डन। मैंने हो सकता है कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट किया होगा, मैं यहां से एस से लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसको एस से रिप्रेजेंट करो डिस्प्लेसमेंट को, चाहे डी से रिप्रेजेंट करो, है वो डिस्प्लेसमेंट ही। तो यहाँ पे बच्चों ये चीज हमने पढ़ के रखी है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, और हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, कैसे, W इज इक्वल टू बच्चों कितना, एफ एस और कॉस थीटा। यानी कि आप ये कहोगे कि वर्क डन है वो वास्तव में एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, एफ और एस के बीच के एंगल के ऊपर। इसका मतलब ये एंगल ही इस वर्क डन को नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो बना सकता है। ठीक है, तो ये आप इस चीज का ध्यान दे के रखना कि ये आपके पास में एक क्या बोलते हैं जनरल फॉर्मूला है वर्क डन का। अब इसी से हम सबसे पहले अगर बात करें किसकी बच्चों, पॉजिटिव वर्क डन की अगर बात करें, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन कैसे होगा, पॉजिटिव वर्क डन ये निकालने के लिए आप अगर ये चीज ध्यान देख पा रहे होंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे बच्चों कि वर्क डन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर थीटा जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी होगा सपोज कीजिए, तो आपके पास में वर्क डन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, मतलब वर्क डन का साइन भी चेंज हो जाएगा। कैसे, यहां पे मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव वर्क डन कैसे होगा, अगर आपके पास में थीटा की वैल्यू देखो, अगर बच्चों थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो के इक्वल हो, अगर ये थीटा क्या हो, जीरो के इक्वल या ग्रेटर देन हो, लेकिन बच्चों अगर ये 90 डिग्री से कम का है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर ये कंडीशन है कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एंड लेस देन 90 डिग्री, तो देन यू विल फाइंड वर्क डन आल्सो अ पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, कैसे कंडीशन देखते हैं, आप इसको क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों ये आपके पास में कोई ब्लॉक था एम मास का, और आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स बच्चों हॉरिजॉन्टल से
मान लीजिए 30 डिग्री के ऊपर लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ठीक है। आपके पास में ब्लॉक है, वो मान लीजिए यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया है, ये ए मास का ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो गया, मैं इसे कहता हूँ कि मान लीजिए 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया। फोर्स की वैल्यू आपके पास में कितना है, फोर्स की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन है। तो आप यहाँ वर्क डन निकालोगे, इस वाले केस के अंदर वर्क डन निकालना। और ऐसे केस मैंने आपको वर्क डन वाले सेशन के अंदर बताया भी था कि वर्क डन ऐसे निकालेंगे कैसे, कि हमेशा वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से 30 डिग्री एंगल के ऊपर है। तो हम इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, तो आपके पास में बच्चों ये बन जाएगा आपके पास में F cos 30 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर और F cos 30 भी इधर। तो यहाँ पे आपके पास है बच्चों जो वर्क डन बनेगा वो रहेगा आपके पास में F S और cos थीटा कितना है यहाँ पे, वो है 30 डिग्री। आप देखेंगे W इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है, वो है 2, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 1, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास में √3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में जो वर्क डन है वो कितना हो गया, √3 जूल। तो ये इस टाइप से। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो वर्क डन आया है वो एक आपके पास में पॉजिटिव वर्क डन है। तो इस पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हो सकता है, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है किसी एजेंट ने, किसी फोर्स ऑफ एजेंट या एजेंट ऑफ फोर्स ने किसी सिस्टम को एनर्जी दी है। जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उस टाइम में आपके पास में जो वर्क डन होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, आपके पास में पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो आप ये ध्यान रखना, पॉजिटिव वर्क डन तभी होगा जब आपके पास में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 0 डिग्री के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, लेकिन 90 डिग्री से कम हो, तब आपके पास में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है एजेंट ऑफ फोर्स ने सिस्टम के ऊपर काम किया है, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन आएगा तो फिर उसका क्या मतलब होगा वो भी हम सीखने वाले हैं। तो आप ये पॉजिटिव वर्क डन समझे कि नहीं समझे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम और लें, दूसरा एग्जाम्पल कैसे कि मान लीजिए बच्चों ये आपके पास ये मार्कर है, और मार्कर अभी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एच हाइट के ऊपर है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मान लीजिए बच्चों ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर है, और ये जब नीचे गिर रहा है तो नीचे कौन गिरा रहा है इसको, तो आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे है और फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे है, मतलब उनके बीच का बच्चों कितना है 0 डिग्री है। तो इस कंडीशन में वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स आपके पास में mg है और डिस्प्लेसमेंट h है, और एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी है 0, तो cos 0 की वैल्यू 1। तो आपके पास में वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया, आपके पास में आ गया mgh। तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर भी आपके पास में वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। तो आप ये समझ पाएंगे कि पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है और ये किस टाइप से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव वर्क डन कौन सी केसेस में हो सकता है, पॉजिटिव वर्क डन केवल इस वाले केस के अंदर होगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हमें मान लीजिए कि नेगेटिव वर्क डन निकालना है, नेगेटिव वर्क डन, तो नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा, नेगेटिव वर्क डन के लिए देखो नेगेटिव वर्क डन कैसे निकाल पाएंगे अपन। नेगेटिव वर्क डन के लिए आपके पास में देखो दूसरा वाला हम लिख रहे हैं नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब नेगेटिव वर्क डन कैसे फाइंड किया जाएगा, नेगेटिव वर्क डन में के लिए एक कंडीशन है कि आपके पास में ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू अगर 90 से ग्रेटर देन हो, थीटा की वैल्यू अगर 90 से ग्रेटर देन हो, और बच्चों या तो 180 के इक्वल हो या 180 से कम हो, मतलब थीटा 90 से ज्यादा और 180 से कम के जो भी एंगल्स होंगे उनके लिए आपके पास से वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको हम बताते हैं कि ऐसे कौन से केसेस आते हैं कि आपके पास में ये वाला थीटा अगर मतलब इस रेंज के अंदर आएगा। ध्यान रखना 90 से ज्यादा होना चाहिए, 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 90 के इक्वल हो जाएगा तो कोस 90 की वैल्यू 0 बन जाएगी, लेकिन हमें 0 नहीं बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं नेगेटिव वर्क डन। तो कौन से केस ऐसा होगा, तो कौन सा केस ऐसा हो सकता है उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। दो कैसे, मान लीजिए आपके पास में ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है।
और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्या है कि आपके पास में ऐसे समझिए कि ऐसे समझिए कि ये आपके पास में कोई कार है, ये कार है, ऐसे ये कार समझिए, ठीक है। और ये आपके पास में जो लेंथ है इस इंक्लाइंड प्लेन की, ये जो स्लोप है, सॉरी ये जो हाइपोटेनस है इसका, वो आपके पास में एल है। यहां पर कोई फोर्स लगा रहा है इधर, एफ फोर्स लगा रहा है इधर, लेकिन फिर भी ये जो कार है वो उधर ऊपर जाने की बजाय ये तो नीचे ही स्लाइड होती जा रही है। मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि देखो डिस्प्लेसमेंट है इधर बच्चों और फोर्स है इधर, क्या वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, एंटी पैरेलल नहीं है? एंटी पैरेलल है। तो इस कंडीशन में आपके पास में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है? 180 डिग्री हो गई है। तो यहां पे अगर हमें वर्क डन निकालें तो वर्क डन बाय दिस एजेंट फोर्स, ठीक है, तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा? देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और आपके पास में कोस थीटा। यहां आप देखोगे कि एफ एस और कोस की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी है? 180। कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो बच्चों यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा वो जाएगा आपके पास में -FS, ठीक है। लेकिन हमें पता है W = F की वैल्यू तो F है, लेकिन आपके पास में सॉरी F की वैल्यू तो F है, लेकिन S की वैल्यू बच्चों कितनी है? L है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि वर्क डन कैसा आ गया है? नेगेटिव वर्क डन आ गया। तो इस कंडीशन के अंदर वर्क डन है वो नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव वर्क डन का सेंस क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो नेगेटिव जो वर्क डन होता है, नेगेटिव जो वर्क डन होता है उसका मतलब ये होता है कि एजेंट ऑफ फोर्स, जो फोर्स है वो इस सिस्टम या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम ना करके इस ऑब्जेक्ट ने इस एजेंट ऑफ फोर्स के ऊपर काम किया है। अपोजिट पॉजिटिव वर्क डन में तो क्या हो रहा था? पॉजिटिव वर्क डन में तो कोई भी जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन यहां उल्टा है। उल्टा कैसे? कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कार है, ये कार इस फोर्स के ऊपर काम कर रही है। फोर्स के ऊपर काम करने का मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स जो भी लगा रहा है उस फोर्स के एजेंट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ा और एनर्जी के टर्म में अगर हम इसको समझे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट को नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट ने रिवर्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया, मतलब ऑब्जेक्ट ने एजेंट ऑफ फोर्स को एनर्जी ट्रांसफर की है। तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब ये हो गया। तो ये आपके पास नेगेटिव वर्क डन हो गया। और भी केसेस में हम नेगेटिव वर्क डन बता सकते हैं, कैसे कि मान लीजिए, और अगर मैं केस बताएं, देखो कैसे, ऐसे समझिए कि ये कोई बॉल है, इस बॉल को आप किसी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फेंके और ये h हाइट के ऊपर चला गया, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ऑलवेज नीचे, और वो कितना? mg। और ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है? ऊपर, h। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ऊपर, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन है नीचे। तो इनके बीच का जो एंगल आपके पास में थीटा वो कितना है? 180 डिग्री है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर भी आपके पास में वर्क डन कैसा जाएगा? माइनस का आ जाएगा आपके पास में mgh। मतलब यहां भी आपके पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन है वो कितना आ गया है? नेगेटिव आ गया। और भी ऐसे केस बना सकते हैं अपन लोग कि एंगल की वैल्यू 90 और 180 के बीच में हो। और कौन सा केस बना सकते हैं ऐसे? जो कैसा केस, मान लीजिए ये आपके पास में बच्चों कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर आप लोग फोर्स लगा रहे हो ऐसे, लेकिन ऑब्जेक्ट है वो इधर डिस्प्लेस हो रही है, इधर डिस्प्लेस हो रही है। मतलब फोर्स और ये आपके पास में जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये आपके पास में 30 डिग्री है। तो आप देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? तो आप देखोगे ये आपके पास कितना है? 180 डिग्री। तो इस केस में जो भी आपके पास में फोर्स की वैल्यू मान लो आपके पास में कितनी हो, मान लो आपके पास में बच्चों ये 2 न्यूटन हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चों इधर डिस्प्लेस हो गया, इसे मानिए, ठीक है। कितना डिस्प्लेस हो गया? हम इसे मान लेते हैं कि 3 मीटर डिस्प्लेस हो गया इधर, ठीक है। तो इस केस में भी अगर आप वर्क डन निकालोगे तो W = FS cos 120, ठीक है। W = F की वैल्यू है 2, S की वैल्यू है 3 और cos 120, cos 120 की वैल्यू क्या होगी? W = आ जाएगा 6 और cos 120 को अपन क्या लिखेंगे? cos 120 को लिखा जा सकता है cos 90 + 30, ठीक है। इसका आ जाएगा ये sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? आपके पास में 1/2, ठीक है। मतलब कैसा? लेकिन माइनस का 1/2, माइनस के 1/2, तो 1/2 से 2 कटे कैंसिल होगा तो W की वैल्यू देगी -3 जूल। तो
तो यहां भी इस केस के अंदर भी आपके पास में वर्क डन कैसा गया, नेगेटिव वर्क डन गया। नेगेटिव वर्क डन का मतलब फिर यही हो गया कि इसका मतलब कि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम न करके इस ऑब्जेक्ट ने फोर्स के अपोजिट काम किया है। अपोजिट का मतलब वो एनर्जी का ट्रांसफर इस एजेंट ऑफ फोर्स को दिया है। तो ये आपके पास में बच्चों कौन सा गया है, नेगेटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, अगले केस के अंदर अगर हम पढ़ते हैं कि जीरो वर्क डन के कब कब होगा। ठीक है, जीरो वर्क डन में हम पढ़ने वाले हैं कि जीरो वर्क डन कैसे होगा, उस केस के अंदर भी हम देखते हैं। देखो जीरो वर्क डन कब हो सकता है, अगर हमें जीरो वर्क डन पढ़ना है, जीरो वर्क डन, ठीक है, जीरो वर्क डन कब होगा, तो आपको जीरो वर्क डन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में W की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, F वेक्टर S वेक्टर, या इसको लिखा जा सकता है F S कोस थीटा। ठीक है, देखो जीरो वर्क डन के लिए एक कंडीशन हो सकती है, यदि आपके पास में F की वैल्यू जीरो हो और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो ना हो, तब भी ये हो सकता है। अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो, तब भी आपके पास से बच्चों क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। इस केस के अंदर भी वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि फोर्स ही जीरो है। जब फोर्स ही नहीं लगाया तो उस फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन कैसे है, दूसरी कंडीशन आपके पास में है कि मान लीजिए एफ की वैल्यू तो जीरो नहीं है, लेकिन आपके पास में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, जीरो है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स तो लगाया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, उस कंडीशन के अंदर भी आपके पास में बच्चों वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही जरूरी है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसका ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी टाइप का कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। तो यहां पे एक कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन हम ये बता सकते हैं कि यदि आपके पास में एफ और क्या बोलते हैं एफ एंड एस के बीच का अगर एंगल थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, अगर थीटा 90 डिग्री हो, तब भी वर्क डन की वैल्यू जीरो हो सकती है। कैसे, देखो तब भी आपके पास में वर्क डन की वैल्यू जीरो, क्यों, देखो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। जब कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो वर्क डन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो कैसे, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, देखो क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके पास में ये आपके पास में बहुत सारे स्टेप्स हैं, ऐसे स्टेप्स हैं, ठीक है, और इस स्टेप्स के ऊपर कोई क्या है, पोर्टर है, वो सामान लेके खड़ा है, लगेज लेके खड़ा है ऐसे। और बच्चों ये ग्राउंड से जब ये यहां पे जाएगा, ये पोर्टर यहां पे जाएगा, ये पोर्टर, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। और हम ये मानते हैं कि ग्राउंड से h हाइट डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में, सॉरी ये तो नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल हो गया, दूसरा सॉरी ये तो नेगेटिव वर्क डन का बन जाएगा। हम नेगेटिव उसका लेते हैं, ऐसे करते हैं कि ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस है और पोर्टर जो है वो अपने हेड के ऊपर ऐसे लगेज है वो लाद के रखा हुआ है। ठीक है, और लगेज का मास m है और ये पोर्टर इधर जा रहा है, मतलब बच्चों ये यहाँ पे इतना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, ऐसे लगेज, तो इसमें हम दो तरीके से न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो ऐसे आपको पूछे, क्या पूछे, फाइंड द वर्क डन बाय द पोर्टर के रेस्पेक्ट में हमें वर्क डन निकालना है। तो आप देखोगे क्या पोर्टर ने इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, तब कहोगे यस लगाया, लेकिन क्या पोर्टर के रेस्पेक्ट में इस लगेज का डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि देखो पोर्टर के साथ में सामान तो यही था, अभी भी लगेज यही है। तो पोर्टर और लगेज के बीच में कोई भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या मतलब कोई क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इस कंडीशन के अंदर इसका वर्क डन कितना, जीरो। किसके रेस्पेक्ट में, पोर्टर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगले केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्या कि आपको पूछे कि फाइंड द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल
फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क कितना होगा। तो देखो ये आपके पास में लगेज डिस्प्लेस हो रहा है उधर, लेकिन हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है नीचे की तरफ mg। क्या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है भाई? पोर्टर ये सामान लेके जा रहे ऐसे, तो डिस्प्लेसिंग डायरेक्शन इधर, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो आप यहां देख पाओगे कि 90 डिग्री है। जब बच्चों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो ये ध्यान रखना बच्चों, उस कंडीशन के अंदर वर्क डन 0 होगा। कैसे? देखो W इज इक्वल टू एफ एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो आपके पास से वर्क डन की वैल्यू कितनी जाएगी? 0। लेकिन ये कौन से वर्क डन? ये है वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू किया गया इस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा बच्चों वो कितना जाएगा? 0 जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 केस आपको करके दिखाए हैं 0 वर्क डन के अंदर, कि पोर्टर के रेस्पेक्ट में भी वर्क डन 0 है, और इस वर्क डन के रेस्पेक्ट में, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में भी वर्क डन कितना है? 0। हो सकता है अगर मैं किसी किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखूं, मान लीजिए यहां पे कोई दूसरा आदमी खड़ा था यहां पे, और अगर हम इस आदमी के रेस्पेक्ट में वर्क डन देखें तब तो होगा, क्योंकि इस आदमी के रेस्पेक्ट में इस लगेज का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हम वो निकालेंगे। समझो बात को? तो ये हम बाद में ये चीज सीखेंगे कि क्या वर्क डन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, वो चीज हम सीखेंगे। तो ये हमने बच्चों वर्क डन के टाइप बता दिए कि नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और 0 वर्क डन कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर हो सकता है और वो किस टाइप से हो सकता है। आई होप कि आपको ये आता होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन डाल के आप पूछना, ताकि मैं आपको रेस्पॉन्ड कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बच्चों आगे एक जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भी बताया था कि हम आज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो देखो तेरे बिना जिंदगी, देखो अब यहां पे आपके पास में टॉपिक है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि वर्क डन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो अगर बहुत ही बेसिक अगर बात देखें तो आपने बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ाई है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर और एस वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या? एफ एस कोस थीटा। यहां पे अगर आप एक चीज देखें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, बच्चों ये सब मोशन के पैरामीटर्स हैं, और मोशन के पैरामीटर कभी एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट नहीं होने का मतलब है कि वो रिलेटिव टर्म में होते हैं। रिलेटिव का मतलब हो गया कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे हम ये चीज समझाने वाले हैं कि क्या वर्क डन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं, आपको ये मिल गया होगा हिंट की अगर, क्योंकि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास से वर्क डन भी किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। किस टाइप से ये कंडीशन हम बताने वाले हो, किस टाइप से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बाद में हम बताएंगे कि ये किस टाइप से और आगे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये बताएं कि आपके पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कितने टाइप का होता है और किस टाइप से क्या हो सकता है, क्या है वो। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि आपके पास में रेफरेंस फ्रेम कौन कौन सी होती है
और ये क्योंकि वैसे भी एनलम चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो एक बार मैं बहुत जल्दी में बता देता हूं बच्चों। आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस होता है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपके पास में इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और एक होता है आपके पास में नॉन इनर्शियल, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं बच्चों जिसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो हो। किसका एक्सेलरेशन जीरो? उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। मतलब यहां पे जो रेफरेंस फ्रेम होगी वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में ना होके कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी। उस कंडीशन के अंदर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। और इसके अंदर बच्चों जो आपके पास में न्यूटन्स के लॉ जो मोशन है वो बच्चों क्या रहते हैं? वैलिड रहते हैं, ठीक है। जबकि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं जो बच्चों एक्सेलरेटेड हो। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही बच्चों हम नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इसके अंदर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होती, मतलब वो एक्सेलरेटेड है, वेरिएबल स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ वो मूव करती रहती है। तो इस कंडीशन के अंदर बच्चों यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ जो मोशन है वो बच्चों क्या नहीं रहते? वो नॉट वैलिड नहीं रहते हैं, ठीक है। वैसे इस चैप्टर के टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाने के लिए एक ब्रीफ फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ कि किस टाइप से हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल, क्योंकि वैसे तो देखो दुनिया में कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं कि इनिशियल नहीं होते हैं, वो नॉन इनिशियली होते हैं, लेकिन हम उनको इनिशियल मान सकते हैं। वैसे देखो अर्थ भी नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन हम उसको इनिशियल मान लेते हैं क्योंकि अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसका भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम उसको क्या, बहुत कम मतलब जीरो के अप्रोक्स होती है, तो हम बच्चों उसको इनिशियल मान लेते हैं, लेकिन होती नहीं है, तो ये ध्यान रखना। अब हम बस यही बात करने वाले हैं कि आपके पास जो वर्क डन है क्या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो आप देखोगे कि आपके पास में जो बच्चों वर्क डन है वो सचमुच में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हो गया है कि अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से, मतलब बच्चों कि ये अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या है ये चेंज होता है, मतलब ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसे समझिए आप। तो ऑब्जर्वर के ऊपर क्या करता है, वर्क डन डिपेंड करता है। कैसे? तो आप इसको समझ सकते हैं कैसे कि ये आपके पास में कुछ स्टेप्स हैं ऐसे, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि ये ग्राउंड से बच्चों, ग्राउंड से आपके पास में h हाइट के ऊपर है। ये जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स की जो हाइट है, ठीक है, वो h हाइट है। आपके पास में बच्चों जो पोर्टर है वो सामान लेके यहां खड़ा हुआ है, यहां पे खड़ा हुआ है सामान लेके, साथ में इसका दोस्त भी यहां खड़ा है, ठीक है। ऐसे पोर्टर जब यहां जाता है सामान को लेकर, लगेज को लेकर यहां पे चला गया, तो हम अलग अलग ऐसे समझिए, ये आपके पास में ऑब्जर्वर, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी आदमी मान लेते हैं, ठीक है, आत्माराम और बीड़ेराम। तो क्या करते हैं बच्चों, अगर आपको वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू ए निकालना हो, इस ए के रेस्पेक्ट में वर्क डन निकालना है, तो बच्चों वो आ जाएगा जीरो। बताओ क्यों? कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों आएगा ए पर्सन के रेस्पेक्ट में वर्क डन जीरो? बिकॉज ए के रेस्पेक्ट में अरे डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, अरे किसका, लगेज का एक के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहां पे ए के रेस्पेक्ट में वर्क डन भी कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम बी के रेस्पेक्ट में वर्क डन निकालें तो बी के रेस्पेक्ट में बच्चों बी से ये जो आपके पास में क्या बोलते हैं लगेज है बच्चों एच हाइट के ऊपर डिस्प्लेस हो गया है, और फोर्स तो हम ग्रेविटेशन लगाए रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके पास कितना जाएगा वर्क डन, वो जाएगा आपके पास में mgh। तो अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, सॉरी डिपेंड अलग अलग हो सकती है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कैसे, मान लीजिए बच्चों ये कार है, ठीक है, ये मान लीजिए कार है और यहां पे एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, दो पैसेंजर हैं वो अंदर बैठे हैं, कार भी स्पीड से मूव कर रही है, इसे समझ लेते हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे
क्या इस आदमी के रेस्पेक्ट में इस आदमी का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कार ने इस आदमी के रेस्पेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करने दिया इसको, तो इसके रेस्पेक्ट में इस आदमी का जो वर्क डन होगा, चलो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। क्या ए पर्सन के रेस्पेक्ट में बी पर्सन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्योंकि कार के अंदर जब बैठे हैं तो दोनों को लगेगा कि हम तो रेस्ट में हैं, हमारे बीच में तो कोई किसी टाइप का कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। तो आदमी ए के रेस्पेक्ट में बी के ऊपर किया गया जो वर्डन है वो कितना है? 0 है, क्योंकि ए और बी तो आपस में रेस्ट में समझ रहे हैं और वैसे भी इनके बीच में कोई रिलेटिव पोजीशन चेंज हो नहीं रही है। लेकिन अगर आप सी पर्सन के रेस्पेक्ट की बात की जाए तो मान लीजिए ये 20 स्पीड से मुझको तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी सी के रेस्पेक्ट में क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इस कंडीशन में इस WC के रेस्पेक्ट में जो वर्डन होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं, यहां 2-3 एग्जांपल देख के हम ये कह सकते हैं कि वर्डन जो होता है बच्चों, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि आपके पास में वर्डन है, इसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आते हैं। ठीक है, और वो एक तरह से रिलेटिव टर्म होती है, तो आपके पास में वर्डन भी एक रिलेटिव टर्म बन जाएगा। अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम आगे का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपके पास में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा कैमरा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, तो आज हम ऐसा करते हैं वर्क डन यहीं तक पढ़ते हैं। अगले सेशन के अंदर हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।